बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ACCA के सब्जेक्ट MA या इसको दूसरा नाम FMA और F2 भी दिया जाता है, इसका चैप्टर नंबर 6 करेंगे जो कि ACCA के ऑफिशियल स्टडी हब का है और इसका नाम है मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। Question number 1. If the company used marginal costing principle instead of absorption costing for this month, what would be the effect on the budgeted profit? कंपनी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रिंसिपल इस्तेमाल करती होगी और अगर वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बजाय मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करती तो प्रॉफिट क्या होता। सो बेसिकली हमें प्रॉफिट रिकंसिलिएशन का सवाल उसने रिक्वायर किया है और प्रॉफिट को रिकंसाइल करना है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का गिवन होगा इसको मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ, तो हमें मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट फाइंड करना है। A company manufactures and sells a single product. For this month, the budgeted fixed production overheads are $48,000. Budgeted fixed production overhead $48,000 के दिए हैं। Budgeted production 12,000 units की दी है and budgeted sales are 11,720. The company currently uses absorption costing. बता दिया गया कि कंपनी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इस्तेमाल करती है। आपने सिंपली सेल्स देखनी है कितनी है और प्रोडक्शन देखनी है कितनी है, और हम जब भी मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन करेंगे तो एक चीज को अपने माइंड में रख लेंगे कि इन दोनों में जो डिफरेंस आता है प्रॉफिट्स में वो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वजह से आता है। तो अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री हाई होगी तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट्स हाई होंगे, अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हो रही होगी तो मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री कांस्टेंट रहेगी तो एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल के प्रॉफिट सेम होंगे। पहली बात तो ये आपने देखनी है क्लोजिंग इन्वेंट्री की क्वांटिटी, कि वो क्वांटिटी कितनी से कम हो रही है ज्यादा हो रही है। अब हाई होने का मतलब ज्यादा होने का मतलब है कि हमने प्रोडक्शन कितनी की थी। लेट्स सपोज हमने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे और हमने सेल्स कितने किए, हमने 800 बेचे थे, तो इसका मतलब है 200 जो यूनिट्स हैं वो हमारे क्लोजिंग इन्वेंट्री में पड़े हुए हैं। ये 200 यूनिट्स हमारे क्लोजिंग इन्वेंट्री में आ गए और इससे हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री हाई होगी, और ये 200 जो है ये क्वांटिटी है। तो अब इसी तरह आपने देख लेना है कि कम हो रही है या सेम है। तो ये तीन केसेस आपके बनेंगे 1, 2 एंड 3। तो सबसे पहले जब हमने क्वांटिटी फाइंड कर ली तो हमने पढ़ा था कि जितनी भी क्वांटिटी होगी मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन में जो मेन डिफरेंस होता है वो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स का होता है। जो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स होते हैं ये चूंकि स्टॉक की वैल्यू का हिस्सा होते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, तो दैट्स वाई ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं। जैसे ही ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल डिक्रीज हो जाती है, और कॉस्ट ऑफ सेल जब डिक्रीज होती है तो अल्टीमेटली प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं। तो ये लिंक आपने याद रखना है। तो आइए देखते हैं इस सिनेरियो में क्या हुआ। प्रोडक्शन हमारी कितनी है वो बता रहा है जी, बजटेड प्रोडक्शन 12,000 यूनिट्स की है एंड सेल्स हमारी 11,720 यूनिट की है। इसका मतलब है हमने चीजें ज्यादा बनाई थी और बेची कम थी। कितने का डिफरेंस है जी, कितने से हमने चीजें कम बेची थी, 280 यूनिट से 280 यूनिट्स। तो ये जो 280 यूनिट्स है ये बेसिकली ये क्वांटिटी आपने फाइंड कर ली। अब ये 280 यूनिट्स को या पीसीस को आपने मल्टीप्लाई कर देना है फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड से। तो बेटा फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स हमें क्वेश्चन में निकालने के लिए डेटा गिवन है 48,000 हमारे डॉलर्स जो वो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स आए थे और हमारी प्रोडक्शन 12,000 की थी। तो पर यूनिट आपका आ जाएगा $48,000 डिवाइडेड बाय 12,000 यूनिट्स। जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा $4 पर यूनिट का। तो 280 मल्टीप्लाइड बाय $4 पर यूनिट इज इक्वल टू $1120। तो $1120 जो है वो मार्जिनल कॉस्टिंग का जो प्रॉफिट है वो लोअर होएगा, कम होएगा एज कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट के। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वुड its opening profit have been it had used a marginal costing system। वो पूछ रहा है आपसे कि मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट क्या होगा। तो आई थिंक ये भी प्रॉफिट रिकंसिलिएशन का क्वेश्चन होगा
ऊपर आए सिनेरियो को पढ़ते हैं। ए कंपनी यूजेस एन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम, कंपनी करंटली एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रही है। It has a variable cost of $5 per unit and absorb fixed production overhead at $3 per unit. Variable cost और overhead जो fixed हैं production वाले वो आपको दिए हैं। In a period when 1800 units of product were sold and 2000 units were produced, जब 1800 यूनिट्स बेचे गए और 2000 प्रोड्यूस किए गए, तो इसका मतलब है क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी बढ़ रही है। चूंकि हमने 2000 बनाए थे और बेचे 1800 थे, 200 यूनिट्स हमारे स्टॉक में क्लोजिंग इन्वेंट्री में मौजूद होंगे। इट रिकॉर्डेड एन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ $3600। ये वाला प्रॉफिट है जी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अकॉर्डिंगली। ये बात आपने याद रख लेनी है, चूंकि उसने ऊपर कंपनी ने बताया है कि कंपनी कौन सा सिस्टम अभी यूज कर रही है कॉस्टिंग का, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का। तो बेटा हम एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट को मेंशन कर लेते हैं $3600 से। अब हमने मार्जिनल का प्रॉफिट निकालना है, और मार्जिनल का प्रॉफिट चूंकि अगर इन्वेंट्री ज्यादा हो रही हो तो कम होता है एब्जॉर्प्शन से। तो हम वर्किंग्स में देख लेते हैं कि ये इन्वेंट्री ज्यादा हो रही है या कम हो रही है। तो यूनिट्स जो प्रोड्यूस किए गए वो आपको सवाल में बताए गए हैं कि 2000 बनाए गए थे। सेल्स आपकी आ गई जी 1800 की, तो 200 यूनिट्स का जो है डिफरेंस क्वांटिटी का ये आपका आ गया, और ये 200 यूनिट्स आपके क्लोजिंग स्टॉक को इंक्रीज कर रहे होंगे। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में भी बताया था कि आपने क्वांटिटी जब निकाल ली कि क्लोजिंग स्टॉक की इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड से। तो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं ये $3 के, तो $3 मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी आप निकाल चुके हैं क्लोजिंग जो इंक्रीज हो रही है $200 की, तो $600 से मार्जिनल प्रॉफिट जो है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो $600 से हम मार्जिनल प्रॉफिट्स को अगर रिड्यूस करें तो मार्जिनल प्रॉफिट्स बनते हैं जी $3000 के। So option number B is the right answer. Question number 3. What is the profit for the next period using marginal costing system? हमें दोबारा मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट फाइंड करने के लिए कहा गया है, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट दिया है $36,000। तो हम मेंशन कर लेते हैं एब्जॉर्प्शन का जो प्रॉफिट है वो $36,000 है। अब हमें पहुंचना है जी मार्जिनल के प्रॉफिट के ऊपर। प्रॉफिट रिकंसिलिएशन के लिए दोबारा 2 स्टेप्स हमें रिक्वायर्ड हैं। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि पहला स्टेप हमें क्वांटिटी को फाइंड करना है क्लोजिंग स्टॉक की, कि इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है, और दूसरा स्टेप हमें फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स फाइंड करने हैं। तो इस अप्रोच से अगर आप क्वेश्चन करेंगे प्रॉफिट रिकंसिलिएशन का तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। आइए रिक्वायरमेंट नंबर 1 क्लोजिंग इन्वेंट्री का डिफरेंस देखते हैं कि वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने देखना होता है हमने यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस की और सेल कितनी की। प्रोडक्शन आपको क्वेश्चन में गिवन है 14,000 यूनिट्स की, एंड सेल्स आपको वो भी गिवन है 12,500 की। तो 14,000 हमने बनाई, 12,500 हमने बेची, तो 1500 यूनिट्स जो हैं वो हमारे क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी होंगी। इन्वेंट्री हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब दूसरा स्टेप फाइंड करते हैं, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो स्टेप नंबर 2 के लिए जो आपकी फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है बजटेड वो 60,000 है। बजटेड फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो 60,000 है। इसको हम डिवाइड कर लेंगे आपके बजटेड एक्टिविटी लेवल पर। तो बजटेड एक्टिविटी लेवल आपका ये 15,000 गिवन है, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 15,000 $4 का आपका आ जाएगा बजटेड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। तो ये जो इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है 15,000 से, इससे कितना फर्क पड़ेगा मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट से, इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हम स्टेप 1 एंड स्टेप 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टेप 1 हमने निकाला था यूनिट्स 1500 मल्टीप्लाइड बाय स्टेप 2 में हमने निकाले थे $4। भाई ये स्टेप 2 से आया और ये स्टेप 1 से आया। तो जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो $6,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो राइज इन इन्वेंट्री हुआ है, जो इन्वेंट्री क्लोजिंग इंक्रीज होने की वजह से प्रॉफिट्स में फर्क आया, वो $6,000 का आया, और $6,000 से मार्जिनल के प्रॉफिट कम होंगे
ज़्यादा नहीं होंगे क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज हो रहा है। तो मार्जिनल के प्रॉफिट आएंगे $30,000। ये हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रॉफिट फॉर द 2 मंथ इज कंसिस्टेंट विद द अबव डाटा। नीचे कुछ ऑप्शन दी हुई हैं जिसमें प्रॉफिट के कॉम्बिनेशंस दिए हैं और ऊपर सिनेरियो गिवन है। वो कहता है ऊपर वाले सिनेरियो के साथ नीचे वाले कॉम्बिनेशन में से कौन सा आंसर सही है। ए कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स सिंगल प्रोडक्ट इन 2 कंसेक्टिव मंथ्स, 2 महीनों का डाटा गिवन है। फॉलोइंग लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स गिवन है। मंथ 1 में जो सेल्स की हैं वो 2600 की हैं और प्रोडक्शन की हैं 2700 की। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री 100 यूनिट से क्या है, इंक्रीज है। तो जब क्लोजिंग इन्वेंट्री 100 यूनिट से इंक्रीज होगी तो हमें ये चीज़ कंफर्म कर लेनी चाहिए कि मंथ 1 में एब्जॉर्प्शन जो प्रॉफिट हैं वो हाई होंगे। ये तो हम एजम्पशन अभी बना लेते हैं। बेटा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। प्रोडक्शन 2700 यूनिट्स की है, बेची 2600 यूनिट है, तो 100 यूनिट्स आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री में पड़ी होंगी। और हम क्वेश्चन नंबर 1 से ऑनवर्ड स्टिल नाउ ये बात डिस्कस करते आ रहे हैं कि जब भी हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीज होगी तो हमारे एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट हाई होंगे। तो मंथ 1 में एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट हाई आएंगे। अभी मंथ 2 की बात कर लेते हैं। 3400 यूनिट्स की सेल है एंड 3200 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस की हैं। तो इसका मतलब ये हुआ तो मंथ 2 में एब्जॉर्प्शन की जगह पर मार्जिनल के प्रॉफिट हाई आएंगे। तो ये हम डाटा से बात को कंक्लूड कर चुके हैं। ऑप्शन ए, मंथ 1 में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट 200 आ रहा है और मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट मंथ 1 में 400 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन ए में मंथ 1 का तो डाटा सही गिवन है जिसमें एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है। अब ऑप्शन ए में हम मंथ 2 के डेटा की बात कर लेते हैं। मंथ 2 में एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट 3400 आ रहा है वाइल मंथ 2 में मार्जिनल का प्रॉफिट 2200 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन जो ए है इसमें मंथ 1 तो बिल्कुल सही बताया गया है कि इसमें एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, बट मंथ 2 जो है वो गलत है। ऑप्शन नंबर ए में मंथ 2 में भी एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज़्यादा बताया जा रहा है, तो ये बात गलत है। सो ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। अब आ जाते हैं ऑप्शन बी के ऊपर। ऑप्शन बी में मार्जिनल कॉस्टिंग का मंथ 1 का -400 और मार्जिनल कॉस्टिंग का +200। तो ये तो मंथ 1 से ही निकल गया क्योंकि हमने कहा था कि मंथ 1 में एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट ज़्यादा आएंगे। तो ऑप्शन बी में तो एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट मंथ 1 में नेगेटिव आ रहा है और मार्जिनल कॉस्टिंग में मंथ 1 में पॉजिटिव आ रहा है, तो ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी, एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट मंथ 1 में 200 के हैं और मार्जिनल प्रॉफिट मंथ 1 में -400 के हैं। सो मंथ 1 के हवाले से तो ऑप्शन सी सही है। हम देख लेते हैं जी, अभी मेंशन कर देता हूँ, मंथ 1 के हवाले से ये सही है। अब मंथ 2 पे आ जाते हैं। मंथ 2 में एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट 2200 के आ रहे हैं और मार्जिनल प्रॉफिट 3400 के आ रहे हैं, यानी कि मंथ 2 में एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट कम है और मार्जिनल प्रॉफिट ज्यादा है। सो दिस इज आवर राइट आंसर। मंथ 1 भी सही आ रहा है, ये देखें, एंड मंथ 2 भी सही आ रहा है ऑप्शन सी में। ऑप्शन डी, 400 kg नेगेटिव में है एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट मंथ 1 में एंड मार्जिनल के प्रॉफिट पॉजिटिव में है, तो ये मंथ 1 में ही एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट को डिक्रीज कर रहा है, मार्जिनल के प्रॉफिट को इंक्रीज कर रहा है, लिहाजा ऑप्शन नंबर डी भी रॉन्ग आंसर है। अच्छा बेटा, ये जितने भी प्रॉफिट्स हैं ना इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं मंथ 1 में, मंथ 2 में, मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन के, ये जस्ट उन्होंने एज्यूम किए हैं। हमने जो ऊपर कंडीशन बनाई थी वो इस कंडीशन के मुताबिक हमने ये क्वेश्चन करना था। ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द लास्ट मंथ प्रोडक्शंस इन यूनिट। अब वो आपसे कोई प्रॉफिट नहीं पूछ रहा, वो आपसे प्रोडक्शन नंबर ऑफ यूनिट्स पूछ रहा है कि कितने बनाए गए होंगे। तो हम सिनेरियो पे आते हैं। लास्ट मंथ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिपोर्टेड अ प्रॉफिट ऑफ $2000 कैलकुलेटेड यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रिंसिपल। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट्स दिए गए हैं जो कि हैं $2000 के। If marginal costing principle had been used, a loss of 3000 would have been reported। वो कहता है कि अगर कंपनी मार्जिनल प्रॉफिट सिस्टम यूज करती
तो उसका लॉस होता $3000 का। तो हम लोगों को पता है कि एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट एंड मार्जिनल प्रॉफिट के अंदर डिफरेंस जो है वो सिर्फ इंक्रीज इन इन्वेंट्री एंड डिक्रीज इन इन्वेंट्री की वजह से आता है। तो ये जो सेंटर वाला डिफरेंस है ये कितना हुआ, ये हुआ जी $5000 का। भाई 2000 प्लस वाले और 3000 नेगेटिव वाले, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल के प्रॉफिट का डिफरेंस जो है वो कितना बन रहा है $5000 का। ये हमें प्रॉफिट डिफरेंस का पता चल गया। अब हम इसकी बेस पर आगे से डाटा को देख लेते हैं। द कंपनी स्टैंडर्ड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट इज $2 पर यूनिट। कंपनी की स्टैंडर्ड फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट दी गई है $2 की। तो प्रॉफिट का डिफरेंस जो आया वो आया बेटा $5000 का, ये रकम है, वैल्यू है। और जो आपका फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट है वो कितना है जी $2 का। इसका मतलब है 2500 यूनिट्स की वजह से जो प्रॉफिट का डिफरेंस है ये आया होगा। ये जो 5000 का डिफरेंस है इसमें क्या चीजें हैं जी, हम पहले ही बता चुके हैं कि जो प्रॉफिट का डिफरेंस होता है नंबर 1 एक तो क्वांटिटी की वजह से होता है जो क्लोजिंग बैलेंस की है, और नंबर 2 फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स पर यूनिट की वजह से होता है। तो बेटा क्वांटिटी निकालने के लिए अगर हमारे पास टोटल प्रॉफिट्स दिए गए हों जो डिफरेंस वाले हैं और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट भी दिया गया हो तो हम डिवाइड करके नंबर ऑफ यूनिट्स को निकाल लेंगे। तो एक्चुअली 2500 यूनिट्स जो हैं वो एब्जॉर्प्शन कास्टिंग के डिफरेंस वाले हैं। तो आगे वो कह रहा है सेल्स लास्ट मंथ वार 10,000 यूनिट्स। लास्ट मंथ की जो सेल्स हैं वो 10,000 की हैं और जो 2500 यूनिट हैं वो हमारे हाथ में होंगे जो हमने नहीं बेची। दैट्स वाई एब्जॉर्प्शन कास्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है 2000 पॉजिटिव में एंड मार्जिनल कास्टिंग का प्रॉफिट कम आ रहा है 3000 यूनिट्स की वजह से। तो एक्चुअली ये 10,000 का प्रॉफिट प्लस 2500 यूनिट्स इन हैंड जो क्लोजिंग इन्वेंट्री में है उनका प्रॉफिट मिलाएं तो टोटल यूनिट जो बनाए होंगे कंपनी ने 12500 बनाए होंगे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, what profit would have been reported under a marginal costing system? प्रॉफिट रिकंसिलिएशन फाइंड करनी है मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली। A company uses absorption costing to value inventory. Its fixed production overhead absorption rate is $12 per labor hour, and each unit of production should take 4 labor hours. तो हमें सबसे पहले दो स्टेप्स निकालने हैं, एक तो क्लोजिंग इन्वेंट्री का डिफरेंस, क्लोजिंग इन्वेंट्री क्वांटिटी का डिफरेंस, और दूसरा हमें फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट। तो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए हमें डाटा दिया हुआ है कि $12 के हैं पर लेबर आवर के, और एक यूनिट को बनाने पे 4 घंटे लगते हैं। तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 4 आवर्स अगर हम करेंगे तो एक्चुअली जो एक यूनिट के हैं फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड आ जाएंगे आपके $48 के। 12 मल्टीप्लाइड बाय 4 बेटा बड़ा सिंपल है, एक घंटे की लेबर के फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं 12 और एक यूनिट को 4 घंटे लगते हैं। सो बेसिकली 4 घंटों को मल्टीप्लाई करेंगे हम अगर 12 से तो टोटल एक यूनिट के ऊपर $48 की लेबर के फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड आएंगे। अब दूसरा स्टेप भी देख लेते हैं। इन अ रिसेंट पीरियड व्हेन देयर वाज नो ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स 20,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड यूजिंग 1 लाख लेबर आवर्स 18,000 यूनिट्स वर सोल्ड। भाई 20,000 बनाए गए, 18,000 बेचे गए। तो दूसरा स्टेप हम किस तरह कैलकुलेट करते थे, प्रोडक्शन कितनी है जी 20,000 की, ये ऊपर आपको सवाल में गिवन है 20,000 यूनिट की। सेल्स कितनी है जी, ये 18,000 यूनिट्स की, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो डिफरेंस कितना आ गया 2,000 यूनिट्स का जो इन हैंड है, क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज हो रहा है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे 2000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय $48, इसको जब आप करेंगे तो ये $96,000 का डिफरेंस आ जाएगा जिससे मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट कम होंगे एज कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट्स हमें क्वेश्चन में गिवन है 4,64,000। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के 4,64,000 लेस जो हमारा डिफरेंस आएगा $96,000 का अगर हम करेंगे तो हमारे पास मार्जिनल के प्रॉफिट आ जाएंगे $3,68,000।
Question number 7. What would be the reduction in profit for the period if the company used marginal costing rather than absorption costing? Same requirement है last questions की तरह. Data पे आते हैं. A company has budgeted the following unit cost and revenue of a product. Sales $50 की है per unit, variable cost $18 की है, fixed production cost $10 की है. हमें दिए हुए हैं जी fixed production cost $10 की. जो सेकंड स्टेप हम करते थे वो हमें गिवन है. इन द मोस्ट रिसेंट पीरियड 2000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस एंड 1000 यूनिट्स वर सोल्ड. भाई इधर से ही हमें चीज़ें मिल जाएंगी. फर्स्ट स्टेप को हमने क्वांटिटी जो है इन्वेंटरी में इंक्रीज डिक्रीज को फाइंड करना होता है. तो प्रोडक्शन हुई है 2000 यूनिट्स की, सेल्स हुई है 1000 यूनिट्स की, तो क्लोजिंग स्टॉक 1000 यूनिट से इंक्रीज हो रहा होगा. पहली बात तो हमें ये मिल गई. तो दूसरे स्टेप में हमें चाहिए होते हैं फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स या कॉस्ट पर यूनिट. तो वो ये हमें क्वेश्चन में ये गिवन है $10 की. तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 1000 यूनिट्स जो इन हैंड पड़ी हैं मल्टीप्लाइड बाय $10, तो ये $10,000 का जो प्रॉफिट है ये आपका डिक्रीज हो जाएगा मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट. हमें यही फाइंड करना था व्हाट वुड बी द रिडक्शन इन प्रॉफिट फॉर द इन्वेंटरी इफ कंपनी यूज मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट. तो मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट इस्तेमाल करते हुए जो रिडक्शन आएगी वो $10,000 की होगी. ये जो फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट है ये ओवर एब्जॉर्ब हो रही है. ओवरहेड की अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन को हम इसलिए चेक करते हैं कि यार जो पिछले पीरियड में हमने अंदाजा लगाया था, जो प्री डिटरमाइंड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हमने निकाला था, क्या वो सही निकाला था कि गलत निकाला था. ये अंदाजा लगाने के लिए कि जो हमने ओवरहेड्स एब्जॉर्ब किए थे वो क्या हमने कम एब्जॉर्ब किए थे जितने हमारे एक्चुअल आए या ज्यादा एब्जॉर्ब किए थे. लिहाजा ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन की एक्चुअल मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट्स या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट्स के साथ किसी किस्म का कोई रिलेशनशिप नहीं होता. क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और ट्रू. नीचे दी गई 3 स्टेटमेंट में से कौन सी सही है कौन सी गलत है. डेटा पढ़ लेते हैं. द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल ऑन द प्रोडक्शन एंड सेल्स फॉर द फर्स्ट 3 years ऑफ द कंपनीज न्यू प्रोडक्ट. पहले साल में 5000 यूनिट्स बनी, 4000 बिकी, 1000 यूनिट्स इन हैंड होंगी, लिहाजा पहले साल में एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट ज्यादा होंगे. दूसरे साल में 6000 यूनिट्स बनी, 6000 बिकी, तो दोनों के प्रॉफिट सेम रहेंगे. तीसरे साल में 4000 यूनिट्स प्रोड्यूस की गई, सेल्स 5000 की गई, तो मार्जिनल के प्रॉफिट्स ज्यादा होंगे चूंकि सेल ज्यादा की गई है. जो पिछले साल का 1000 का ओपनिंग स्टॉक आ रहा था, पहले साल का एक इन हैंड वो इधर रहेगा, इधर की सेल सेम है और वो वाला इधर जाएगा, तो लिहाजा ज्यादा सेल हो गई है तीसरे साल में. आइए आगे बढ़ते हैं. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सेलिंग प्राइस एंड टोटल फिक्स कॉस्ट पर ईयर वर कांस्टेंट ओवर द 3-year पीरियड. तीनों सालों में वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस और फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट सेम रही हैं. द कंपनी इज कंसिडरिंग द यूज ऑफ ईदर मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. अभी कंपनी को ये नहीं पता कि वो मार्जिनल कॉस्टिंग इस्तेमाल करे या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इस्तेमाल करे, लिहाजा वो कंसिडर कर रही है या तो वो मार्जिनल पे जाएगी या एब्जॉर्प्शन के प्रिंसिपल्स पे जाएगी. आइए 1 by 1 स्टेटमेंट को पढ़ते हैं. स्टेटमेंट नंबर 1. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग विल शो अ लोअर प्रॉफिट देन मार्जिनल कॉस्टिंग इन 1 year. कहता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट्स कम होंगे मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट से ईयर 1 में. तो ये बात गलत है, रॉन्ग, क्योंकि हम डिस्कस करके आगे हैं ऑलरेडी ऊपर के एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट से ज्यादा होंगे, हाई होंगे. ये मैंने मेंशन किया है, मैं मार्क कर देता हूँ ग्रीन में. ईयर 1 में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट क्यों ज्यादा होंगे, चूंकि प्रोडक्शन 5000 यूनिट्स की गई, 4000 यूनिट्स बेचे गए, 1000 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में पड़े होंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है. जब भी क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा हो तब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट्स ज्यादा आते हैं एज कंपेयर टू मार्जिनल कॉस्टिंग के. लिहाजा ये तो गलत हो गई भाई. स्टेटमेंट नंबर 2. मार्जिनल कॉस्टिंग विल शो अ लोअर क्लोजिंग इन्वेंटरी वैल्यूएशन देन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इन ईयर 2. तो ये बात कर रहा है मार्जिनल कॉस्टिंग की इन्वेंटरी की वैल्यूएशन कम आएगी. ये किसकी बात कर रहा है जी, इन्वेंटरी की वैल्यूएशन की. तो बिल्कुल सही कह रहा है. स्टेटमेंट नंबर 2 ठीक है. मार्जिनल कॉस्टिंग की जब हम इन्वेंटरी की वैल्यूएशन करते हैं तो हम उसमें ओनली वेरिएबल ओवरहेड्स को लेते हैं प्रोडक्शन वाले, और फिक्स्ड ओवरहेड जो हैं प्रोडक्शन वाले उनको
इग्नोर करते हैं। तो जब हम इनको इग्नोर करेंगे तो मार्जिनल कॉस्टिंग आपके मटेरियल को लेगी, लेबर को लेगी और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स को लेगी, जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आपके मटेरियल, लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन हेड्स एंड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स दोनों को लेगी। तो दैट्स वाई मार्जिनल कॉस्टिंग की जो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन है वो कम होती है। स्टेटमेंट 3, टोटल प्रॉफिट्स ओवर द 3 पीरियड विल बी द सेम अंडर बोथ मेथड्स। यस, बिल्कुल सही है। टोटल प्रॉफिट्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तीनों सालों में सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट और जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो सेम है, तो लिहाजा टोटल प्रॉफिट्स जो हैं वो सही रहेंगे, क्योंकि आपने ईयर 1 की कैलकुलेशन, ईयर 2 की कैलकुलेशन, ईयर 3 की कैलकुलेशन करने के बाद जब आप एंड पर पहुंच गए तो आपके प्रॉफिट्स सेम रहेंगे, क्योंकि आपकी वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट एंड फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हम लोगों ने टॉपिक में ये पढ़ा था कि जब भी हम मार्जिनल एंड अब्जॉर्प्शन का डिफरेंस देखते हैं तो ये प्रोडक्ट की कॉस्ट का डिफरेंस होता है। पर यूनिट की जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है, ये कॉस्टिंग टेक्निक्स हैं, पर यूनिट के प्रोडक्ट के प्रॉफिट्स पे फर्क पड़ता है। जो टोटल प्रॉफिट्स हैं वो तो सही होते हैं, वो तो पूरे होते हैं। लेट्स सपोज जी ये पोर्शन है जिधर आपने मटेरियल ले लिया, डायरेक्ट मटेरियल ले लिया, डायरेक्ट लेबर ले ली, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स ले लिए, या इसके साथ अगर आप एब्जॉर्प्शन यूज कर रहे हैं तो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स ले लिए। अब बेटा जो इससे नीचे वाला पोर्शन है जिसमें आप सैलरीज लेते हैं, अकाउंट्स वालों की फीस लेते हैं, टैक्सेशन वगैरह लेते हैं, ये सारे एक्सपेंसेस लेस करने के बाद नीचे कहीं पर टोटल प्रॉफिट आता है। तो टोटल प्रॉफिट में तो एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं, असल में तो इनका डिफरेंस होता है इस हद तक, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग की हद तक। तो ये वाला जो पोर्शन है ये वाला मार्जिनल कॉस्टिंग को डील करती है, और ये जो पूरे वाला पोर्शन है ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग डील करती है, वाइल ये जो थर्ड वाला टोटल वाला है ये दोनों का सेम रहेगा। तो स्टेटमेंट नंबर 2 एंड 3 सही है जो कि ऑप्शन नंबर डी में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द टोटल कंट्रीब्यूशन अर्न्ड फ्रॉम सेल्स ऑफ प्रोडक्ट ए। टोटल कंट्रीब्यूशन फाइंड करना है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला होता है कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे जितनी हमने नंबर ऑफ यूनिट्स सेल की हैं। सेलिंग प्राइस हमें गिवन है, कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हमें सेलिंग प्राइस का पता होना जरूरी है। $250 आपकी सेल्स प्राइस है, इसमें से हम लेस कर देंगे ऑल वेरिएबल कॉस्ट को, और 1 बाय 1 वेरिएबल कॉस्ट को देखते हैं। नंबर 1 आपकी डायरेक्ट मटेरियल की आ गई है जी, जो कि $140 की है। उसके बाद डायरेक्ट लेबर की है जो $40 की है। उसके बाद अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो ये भी चूंकि डायरेक्ट हैं तो वेरिएबल ही होंगे, $10 के ये आ गए। एंड देन वेरिएबल ओवरहेड्स आपके आ रहे हैं, तो इनके नाम के साथ वेरिएबल ओवरहेड्स लिखा है तो ये भी $10 के आ गए। तो ये जब हम करेंगे तो आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी जो कि $200 है। तो अब इस 250 में से जब आप 200 को लेस करेंगे तो आपके पास $50 का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा पर यूनिट का। तो ये हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड कर लिया $50 का। मल्टीप्लाई हमने करना नंबर ऑफ यूनिट्स जितनी हमने बेची है। तो वो क्वेश्चन में गिवन है, इन सितंबर 2002 4000 units of product A were sold। 50 मल्टीप्लाइड बाय 4000 यूनिट्स जब हम करेंगे तो हमारा जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो $2 लाख का आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट W। मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करनी है तो बड़ा इजी है, डायरेक्ट मटेरियल दिया है आपका 18 प्लस डायरेक्ट लेबर दी है आपकी 22 प्लस आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हैं $4 के, प्लस आपके वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड दिए हैं $7 के। इन सब को हम प्लस कर लेंगे और जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा $51 का जब हम इसको प्लस करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये बेसिक क्वेश्चन है MA1 के लेवल का। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग। 4 ऑप्शंस हैं और आगे जो है ये उनकी स्टेटमेंट्स लिखी हैं और स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंगली 1 बाय 1 बताना है
कि ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के रेलिवेंट है या मार्जिनल कॉस्टिंग के रेलिवेंट। इट इज इजी टू यूज, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आसान है इस्तेमाल करने में या मार्जिनल कॉस्टिंग? तो मार्जिनल कॉस्टिंग इज इजी टू यूज क्योंकि इसमें हम वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट के बाद अगली कैलकुलेशंस को नहीं करते, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स पर यूनिट है उसको इन्वेंट्री में एब्जॉर्ब नहीं करते, तो कंपैरेटिवली एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मार्जिनल इजी है। ऑप्शन 2, इट इज यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग, सीधे साधे डिसीजन भी हम मार्जिनल कॉस्टिंग की बेस पर आसानी से कर लेते हैं। तो डिसीजन मेकिंग के एडवांटेजेस जब हमने पढ़े थे एब्जॉर्प्शन मार्जिन के, तो हमने देखा था कि ये मार्जिनल कॉस्टिंग का फायदा है कि हम उसको डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। ऑप्शन 3, इट वैल्यूज इन्वेंट्री इन लाइन विद इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जी ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। जो IAS2 है इन्वेंट्रीज का, वो क्या कहता है कि आप लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू के ऊपर एब्जॉर्ब इन्वेंट्री को वैल्यू करें। तो अब जो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड का पोर्शन है, चूंकि ये हमारी कॉस्ट होती है तो लिहाजा इसको हमने इन्वेंट्री में डालना होगा। मार्जिनल कॉस्टिंग इसको इग्नोर करती है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इसको ऐड करती है और ये इंटरनेशनल जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके बिल्कुल इन लाइन है। ऑप्शन 4, इट असिस्ट कंट्रोलिंग कॉस्ट, तो कॉस्ट जो है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही कंट्रोल करेगी। जो फिक्स्ड प्रोडक्शन आपके ओवरहेड्स आ रहे हैं इनको आप कम से कम करें, तो ये वाली चीज़ों का डिसीजन करने के लिए आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स पर जाना पड़ेगा। चूंकि मार्जिन कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स उतनी डिटेल में कॉस्ट कंट्रोल करने का एनालिसिस हमें नहीं प्रोवाइड करते जितने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का करते हैं, और इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ एक ही है, वो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स की जो कॉस्ट है वो हम कंट्रोल मार्जिनल कॉस्टिंग से नहीं कर सकते, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वुड बी द प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट पीरियड यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग? मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट फाइंड करना है तो हमें स्टेप 1 में इंक्रीज और डिक्रीज इन इन्वेंट्री की क्वांटिटी निकालना होगा, एंड स्टेप 2 के अंदर हमें फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स पर यूनिट निकालने पड़ेंगे। तो सिनेरियो पे आते हैं, प्रोडक्शन 14,000 यूनिट्स की है और सेल्स 12,000 यूनिट्स की है, तो इन्वेंट्री क्लोजिंग तो इंक्रीज हो रही है। चूंकि प्रोडक्शन आपने 14,000 यूनिट्स की, सेल्स आपने 12,000 यूनिट्स की, तो जो रिमेनिंग 2,000 यूनिट्स हैं ये आपकी क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी होंगी। तो क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज होएगा तो इसका मतलब है एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट भी इंक्रीज होंगे। कहता है कि आपकी जो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 63,000 की आई है एंड फिक्स सेलिंग कॉस्ट 12,000 की आई है। फिक्स सेलिंग कॉस्ट के साथ तो हमारा कोई लिंक होगा ही नहीं क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। हम मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन में सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट की डीलिंग करते हैं, तो इन दोनों कॉस्ट में प्रोडक्शन कॉस्ट सिर्फ ये वाली है जो कि 63,000 की है, 12,000 हमारी सेलिंग कॉस्ट है, ये किसी भी चीज में इस्तेमाल नहीं होगी। तो बेटा अब ये जो 63,000 की कॉस्ट है ये द नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी 14,000 यूनिट्स बनाने की वजह से आई है। 63,000 की जो आपकी कॉस्ट आई है फिक्स, ये आपकी 14,000 के जो यूनिट्स हैं आपके इसको बनाने पे आई है। तो बेसिकली सिंपल सा फॉर्मूला है, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। तो ये हमने ऊपर लगाया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया $4.5 पर यूनिट। तो अब हमने क्या करना है, सिंपली इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2,000 यूनिट्स का जो क्लोजिंग इन्वेंट्री में इंक्रीज है मल्टीप्लाइड बाय $4.5 आप करेंगे तो हमें $9,000 का जो है वो डिक्रीज मिलेगा मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट में। क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है तो एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट ज्यादा होंगे, तो मार्जिनल के क्या होंगे, कम होंगे। कितने से? 9,000 से। प्रॉफिट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में एब्जॉर्प्शन के, तो एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट हैं जी $36,000 के। मार्जिनल के प्रॉफिट हमने फाइंड करने हैं, तो मार्जिनल के प्रॉफिट्स हमारे कितने आएंगे, उसके लिए हमें इंक्रीज इन इन्वेंट्री या डिक्रीज इन इन्वेंट्री की वजह से जो प्रॉफिट का डिफरेंस है वो $9,000 का हमें लेस करना पड़ेगा। तो मार्जिनल के प्रॉफिट आपके आ जाएंगे $27,000 से। ये 9,000 की जी वर्किंग हमने डिटेल में की है, तो 27,000 इज आवर आंसर।
लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर 2 मंथ इज कंसिस्टेंट विद द अबव डाटा। ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 किया है, बिल्कुल सेम डाटा। मंथ 1 का डेटा दिया हुआ है, सेल्स एंड प्रोडक्शन दी है, मंथ 2 का डेटा दिया हुआ है और नीचे दी गई ऑप्शन के मुताबिक कंसिस्टेंट कौन सा है। सेल्स मंथ 1 में 3800 की हैं, प्रोडक्शन 3900 की हैं, तो इसका मतलब है चीज़ें हमने बनाई ज़्यादा थी, बेची कम है, तो 100 यूनिट्स जो हैं ये क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी होंगी और क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी होंगी तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, हाई आएगा मंथ 1 में। मंथ 2 में 4400 यूनिट्स की सेल हुई है और प्रोडक्शन हुई है 4200 की, तो बेटा इसका मतलब है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है डिक्रीज हो रहा है, हमने पिछले किसी मंथ का स्टॉक इस्तेमाल करके बेचा होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक की रिडक्शन की वजह से जो है मंथ 2 में मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, हाई होंगे। तो ये हमने अपनी एजम्पशन बना ली डेटा से कि मंथ 1 में एब्जॉर्प्शन हाई एंड मंथ 2 में मार्जिनल हाई। एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट 200 के आ रहे हैं एंड मार्जिनल के -400 के, तो मंथ 1 तो जस्टिफाई होता है कि एब्जॉर्प्शन के ज़्यादा आ रहे हैं, बट मंथ 2 में भी ये एब्जॉर्प्शन के ज़्यादा दे रहा है 4400 और मार्जिनल के 3200 कम दे रहा है। तो ऑप्शन ए मंथ 1 के हवाले से तो सही है, मंथ 2 के हवाले से गलत है। ऑप्शन बी, इसमें वो कहता है एब्जॉर्प्शन के -400 है मंथ 1 में और मार्जिनल के 200 है, तो ये तो मंथ 1 के हवाले से ही गलत हो गया, तो हम इससे आगे जाएंगे ही नहीं। ऑप्शन सी, मंथ 1 में एब्जॉर्प्शन के +200 एंड मार्जिनल के -400, यानी कि मंथ 1 में तो ये सही कह रहा है कि एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट ज़्यादा हैं। मंथ 2 में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट 3200 एंड मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट 4400, यानी कि मंथ 2 में मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट ज़्यादा आ रहे हैं ऑप्शन सी में, तो ये मंथ 2 के हवाले से भी सही है। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी में मंथ 1 के मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट -400 आ रहे हैं और मंथ 1 के मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट +200 आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन डी की मंथ 1 की कैलकुलेशन ही गलत है, हम आगे नहीं जाएंगे। सो सी इज आवर राइट आंसर। आई एम होपफुल बेटा आप लोगों को सवालात की समझ आ रही है कॉन्सेप्चुअली। किसी बच्चे को किसी किस्म की प्रॉब्लम है वो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकता है 0092 303 6864 958 के ऊपर। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह निगहबान।